कि आप लोगों की नज़र में हो सकता है जीतू मुंडा का केस 3 दिन पहले या 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ हो, है ना, और अब वो पीक पे हो। लेकिन मेरे नज़रिए से आप लोग देखोगे तो ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये केस स्टार्ट हुआ है 5 सितंबर 1949 से। कब से? 5 सितंबर 1949 से। क्योंकि ऐसा क्या हुआ था 5 सितंबर 1949 को? क्योंकि 5 सितंबर 1949 को संविधान सभा में सुबह 9 बजे आपके मसीहा जाते हैं, मसीहा के साथ में एवी ठक्कर साहब जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर 5वीं अनुसूची पेश करते हैं। 5वीं अनुसूची को भी किस तरह से पेश करते हैं? पूरी तरह काट छांट कर। एक्चुअली पहले जो भारत शासन अधिनियम 1935 होता था, एक्चुअली पहले का संविधान वही था 1935 का, अंग्रेजों को जब बनाया था, तो उसमें ये प्रोविजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी अधिनियम बनाती है, वो आदिवासियों पे लागू नहीं होंगे, है ना। आदिवासी जो हैं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, उनकी एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होगी। वो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, वो राज्यपाल को सलाह देगी कि भाई ये रूल हम पे अप्लाई नहीं हो सकता, हम मैरिज, जैसे उदाहरण के लिए हम मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, हमारी जो बहन बेटियां हैं हमको किसी दूसरी जात को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो अक्षुण्ण है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कोई रिश्तेदार बनाने का शौक नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने राव बांदा साहब का एग्जाम्पल देखा होगा ना, जब उन्होंने, अकबर ने उनकी जब बेटी का हाथ मांगा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी जो संस्कृति है उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इंटैक्ट बनाए रखने के लिए, ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ एश्योरेंस मिला था। तो क्या था कि जो भी पहले क्या होता था कि 1935 के अधिनियम में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते थे वो अप्लाई सीधे आदिवासियों पे नहीं होते थे, बाकी सब पे हो जाते थे, लेकिन आदिवासियों पे तभी होते थे जब राज्यपाल, यानी उस टाइम पे अपन गवर्नर बोलते थे ना उनको, तो ये जब गवर्नर उसमें काटा छांटी कर देते थे, है ना, किसके अनुसार? आप लोगों के जो प्रतिनिधि होते थे आदिवासी समाज के, उनके जो प्रतिनिधि होते थे उनकी सलाह के अनुसार जब काट छांट हो जाती थी। अब अंबेडकर साहब ने और उनके साथ वालों ने क्या किया था, उन्होंने इसको उल्टा कर दिया जब 5वीं अनुसूची में रखा। अब बहुतों का पिछवाड़ा जलेगा, मैं जानता हूं, लहूलुहान होगा, लेकिन वो तो आप भक्ति करोगे किसी की भी तो लहूलुहान होगा, और आप मेरी बातों को और सत्य को समझने की कोशिश करोगे तो ना आपको तकलीफ होगी और ना ही आपके आकाओं को कोई तकलीफ होगी। इसलिए ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं, है ना, ठीक है। तो उसके बाद उस दिन क्या करते हैं, 5 सितंबर 1949 को क्या करते हैं, संविधान सभा में अंबेडकर साहब आते हैं, एवी ठक्कर साहब आते हैं। मतलब अंबेडकर साहब बोलते हैं मैं 5वीं अनुसूची पेश करने वाला हूं, और ठक्कर साहब बोलते हैं हाँ इसका मैं समर्थन करता हूं, और प्रेसिडेंट साहब तो तैयार बैठे ही थे। अब भी आप लोगों को लगेगा कि नहीं अंबेडकर साहब पेश नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। मैं आप लोगों का ध्यान इधर यहाँ पे भी दिलाना चाहूंगा कि जो आदिवासियों के लिए जो समिति बनी थी ना, कि भाई आदिवासियों के घर घर पे जाया जाएगा, उनसे सलाह मशविरा किया जाएगा, उनकी रूढ़ी परंपरा जो भी नियम कानून कायदे हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, और उनका प्रोविजंस, उनका प्रावधान अनुसूची में किया जाएगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। जो समिति थी उसका इवन जो अध्यक्ष बनाए थे वो भी आदिवासी नहीं था। और जो जयपाल मुंडा जैसी, मेरी नज़र से आप लोग देखो तो आप किसी की 32 डिग्री बताते हो, किसी की 56 डिग्री बताते हो, लेकिन ये तो फैक्ट है कि जयपाल मुंडा साहब किससे कम थे। उस टाइम पर भी उनके कम से कम मतलब 44-46 तो एमएलए हुआ करते थे, कम से कम 4 उनके सांसद हुआ करते थे, है ना। और वो इसमें जो भी मतलब गोल्ड मेडलिस्ट तो थे ही। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहला भारत को जो गोल्ड मेडल दिलाया था वो किसने दिलाया था? जयपाल मुंडा साहब ने। इसके अलावा आईसीएस की नौकरी को उन्होंने कब 1928 में ही ठुकराया था। और हमें जब पढ़ाया जाता था पता नहीं कोई XYZ नाम बता दिए जाते थे कि वो पहले आदमी थे आईसीएस की नौकरी ठुकराने वाले, ये वाले वो वाले, हमें कभी नहीं बताया जाता था। तो इतने काबिल आदमी जो सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा में थे तो किसकी तरफ से थे? आदिवासियों की तरफ से। तो उनसे इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। और मैं जो बोल रहा हूँ ना कि उनके सेक्शनों को उल्टा कर दिया, कि पहले तो एक्चुअली जो भी पार्लियामेंट रूल बनाती थी वो आदिवासियों पे लागू नहीं होते थे, पहले दूसरे लोगों पे लागू हो जाते थे। उसके बाद में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे गवर्नर उन रूल्स को चेक करता था। तब यदि सूटेबल होते तो आदिवासियों पे वो रूल अप्लाई होते थे, नहीं तो अप्लाई नहीं होते थे। ये एक बात हो गई।
और इसी तरह की बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बता सकता हूं। इन्होंने फिर अम्बेडकर साहब ने एक दूसरा काम क्या किया था, इसी प्रोविजन में 5वीं अनुसूची में उन्होंने क्या किया कि कोई भी जो 5वीं अनुसूची है उसकी जो ट्राइबली एडवाइजरी कमेटी है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब गवर्नर जो है ना, जो राज्यपाल है उसी को सर्वे सर्वा बना दिया कि राज्यपाल चाहे तो कटनी छटनी कर सकता है, नहीं चाहे तो कोई कटनी छटनी करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अब आप लोग देखो कि राज्यपाल को आदेश ये वो दे दी पावर। अब राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली सत्ताधारी पार्टी करती है। बीजेपी की सरकार सेंटर में है तो बीजेपी करेगी, कांग्रेस की पार्टी वहां पे है ना, सत्ताधारी दल कांग्रेस है तो वो करेगी। तो आप लोगों का वहां पे क्या हुआ, आप लोगों का प्रतिनिधि कौन बना? आप लोगों की मर्जी से तो ना तो राष्ट्रपति वहां पे अपॉइंट किया जा रहा है, ना राज्यपाल अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की जो संस्कृति है, संस्कृति से रिलेटेड जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उनमें फुल इंटरफेरेंस उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जीतू मुंडा की बहन की अपन बात करते हैं, वो बेचारी कैसे मरी होंगी, क्या हुआ होगा, उनको 19,000 रुपये निकलवाने के लिए कब्र खोदनी पड़ी, ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों ने पूरे इतिहास में आज तक नहीं देखा होगा भारत में। तो इसकी जो एक तरह से जो मतलब ये जो कुछ घटित हुआ उसकी नींव 5 सितंबर 1949 को रखी गई थी। ऐसा नहीं है कि वो कल परसों का डेवलपमेंट हो, क्योंकि दिखाने के लिए तो ये भी एक्चुअली उस टाइम पे ये भी तो किया था ना कि आप मतलब बाकी सब जगह पे बैंक खोले गए और जो आदिवासी जितने भी देश में हैं उन सबको किन के भरोसे छोड़ दिया गया, ये साहूकारों के भरोसे कि भाई इसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है इन आदिवासियों को, तो इनको कौन देंगे? ये साहूकार। अब वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे 1%, 2%, 4%, 10%। और मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिक है। कहीं ऐसा मत सोचना कि मैं किसी चीज को गलत बोल रहा हूँ और मेरे से माफी मंगवाएंगे और घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। मैं साफ बोलता हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक बातें करता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ और किसी की बात से नहीं डरता हूँ। सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप लोग बहुत सारे मतलब इतिहास पढ़ोगे आज़ादी के बाद का भी, तो जो आदिवासियों को जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जो शोषण हुआ है, उनकी जल जंगल जमीन को जो हड़पा गया है, एक्चुअली उस शोषण की जो नींव रखी गई थी वो 5 सितंबर 1949 को ही रखी गई थी और उन गैर आदिवासी प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई थी जो दिनों दिन मतलब डे बाय डे संविधान सभा में आदिवासी प्रतिनिधि और आदिवासी जितने भी भारत के उस टाइम पे थे, जो भी लाख करोड़ जो भी थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने में ही लगे रहते थे। और किसी भी अनुसूची को, आदिवासियों से रिलेटेड किसी भी अनुसूची या अनुच्छेद को पेश करने से पहले किसी भी आदिवासी प्रतिनिधि से, इवन निकोल्स रॉय की अपन बात करें, जयपाल मुंडा साहब की बात करें, तो इनसे भी किसी तरह का सलाह मशविरा जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को सीधे बोलता हूँ, तो मैं सीधे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तथ्यों पर आधारित चीज़ें ही बोलता हूँ। जिन चीज़ों के मेरे पास सबूत होते हैं उन्हीं पर मैं बात करता हूँ। तो इसी तरह से जो मुंडा साहब थे उनके भी आप लोग 11 दिसंबर 1946 के और 19 दिसंबर 1946 के, उसके अलावा जनवरी 1947 के भी आप भाषण देखोगे संविधान सभा में, तो उन्होंने साफ बोला था वहां पर, क्योंकि उन्होंने तो इनकी नस को पहले से ही टटोल लिया था संविधान सभा में। वो समझ गए थे कि देश के मूल मालिकों के लिए संविधान में कुछ खास प्रोविजंस नहीं है, उनके साथ ही उनके साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा किया जा रहा है। तो उन्होंने ये जिन लोगों को आप मसीहा मानते हो, पूजते हो, जिनके नारे लगाते फिरते हो, इन सब के सामने संविधान सभा में खड़ा होकर बोला था कि भाई विदेशियों के जाने की बारी आई है, तो अभी अंग्रेज गए हैं, अभी आप लोगों को भी इस देश से जाना होगा, तभी सही मायनों में हम लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, इसलिए ज्यादा फालतू बकवासबाजी मत किया करो। मेरे को औकात पता है। हमारी जो आदिवासी कौम है ये हमेशा से लड़ाकू रही है, हमेशा से स्वाभिमानी रही है, हमेशा से जमीर वाली रही है, हमेशा से इसने शासन किया है। इसने कभी सरेंडर नहीं किया, इसने कभी गले में मटकी नहीं लटकाई, इसने कभी कमर में झाड़ू नहीं बांधी। क्योंकि जब भी लड़ने की बारी आई तो वो चाहे हार गए या मर गए, लेकिन उन्होंने कभी ये मटकी और झाड़ू है ये स्वीकार नहीं किए। और उन्हीं का वंशज मैं हूं, इसीलिए आज मैं भी सिर उठा के बात करता हूं। जो लोग डॉक्टर साहब पे आज भी उंगली उठा रहे हैं कि डॉक्टर साहब 1 महीने की तनख्वाह तो दे रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, लेकिन ये बात वहां पे नहीं उठा रहे। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी कभी भी कोई भी डॉक्टर हो या हमारा कोई दलित नेता हो, कोई सवर्ण नेता हो, कोई आदिवासी नेता हो, कभी किसी को अनावश्यक फेवर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। देखो, मैंने कल परसों के वीडियो में भी बोला था कि कोई भी आदमी परफेक्ट तो नहीं हो सकता, भगवान तो नहीं हो सकता।
है ना, उसके अच्छे कर्म भी होते हैं तो 70% हो सकते हैं, 80% हो सकते हैं, 90% हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कल जो किया था, एटलीस्ट वो सिस्टम के गाल पे, चाहे आप सेंटर का सिस्टम देख लो या स्टेट का सिस्टम देख लो, उसके गाल पे ये तमाचा है या नहीं सीधे सीधे। मतलब कौन सा मीडिया है, कौन सा अखबार है या कौन सा व्यक्ति है जिसको ये बात पता नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उस मजबूर आदमी के लिए 1 महीने की सैलरी देने का वादा किया है। तो बात सैलरी की नहीं होती, वो तो मैं अभी भी मुहिम छेड़ूंगा तो मेरे को पता है, आप लोग ही कल तक ही मेरा अकाउंट भर सकते हो जीतू मुंडा के नाम से, जिसको कोई 100 देगा, 50 देगा, 500 देगा, 1000 देगा, बात वो नहीं होती। लेकिन मेरे को उतने लोग नहीं जानते, या मैं चंदा भी इकट्ठा करूं या मैं जीतू मुंडा की हेल्प भी करूं तो वो इतना प्रभावी नहीं होगा जितना डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का डिक्लेरेशन। तो चाहे राजनीतिक तौर पे मैं उनका विरोधी हूं, है ना, उनकी पार्टी का विरोधी हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करूं तो उनका ये जो प्रयास है काबिल तारीफ है। इस टूल को उन्होंने जो हवा दी है ना, जीतू मुंडा का उन्होंने जो सम्मान किया है ना, और उनकी जो भी परिस्थिति है उनसे ये जो दुखी हुए हैं, इन्होंने जो दरियादिली दिखाई है, तो ये एक तरह से दरियादिली नहीं है, बल्कि देखा जाए तो सीधे सीधे सिस्टम के गाल पे तमाचा ही है कि देश, आप लोग बात करते हो विश्वगुरु बनने की, आप लोग बात करते हो मतलब ट्रिलियंस की इकोनॉमी होने की, पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी फेंकते हो, लेकिन भारत की स्थिति आज भी ये है। और ये जो कल वाले वीडियो है या कल वाले पोस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में या कि सिर्फ भारत में ही वायरल हो रहे हों, बल्कि हमसे पहले तो इन वीडियोस को उन देशों में देखा जाता है जिनका नाम लेकर, है ना, हम लोग मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे किन कंट्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो ये सब सामने आना ही आना है। ये बात है भाई लोगों।